नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों, पेश है प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जो यूपी HESC की तैयारी करने वाले हमारे बहन भाई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वास्तविक मेमोरी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। और अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। दूसरा प्रश्न कंप्यूटर से ही है। www से तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वर्क विद वेब, बी कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, और सी कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, और डी वर्थ वाइल वेब। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है इसमें, फिर भी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब। कहीं गलती से आप वर्ल्ड वाइड वेब ना कर दें, वर्ल्ड नहीं रहेगा मित्रों, वर्ल्ड रहेगा, वर्ल्ड। प्रश्न संख्या 3, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है। यानी संप्रेषण प्रक्रिया जब हम करते हैं, संचार प्रक्रिया, तो उस समय जो है कैसे जो है इसका सिस्टम रहेगा। तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। यानी संप्रेषण के लिए पहले तो संप्रेषक की आवश्यकता है, यानी जो संदेश को भेजे, और संप्रेषक किस चीज़ को भेजेगा, यानी किसी संदेश की ज़रूरत है, और संदेश भेजने का कोई माध्यम होना चाहिए, फिर उसको प्राप्त करता होना चाहिए, और फिर उसका प्रभाव। नंबर 4, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, और डी शुक्र। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों इसमें ऑप्शन बी के साथ, बृहस्पति ग्रह। चूंकि जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बृहस्पति ऐसा है जो ज़्यादा समय लेगा, नहीं तो आप जानते ही हैं कि सबसे अधिक समय लेने वाला जो ग्रह है वह है आपका वरुण है, 164.81 वर्ष लेता है। 5वां नंबर, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है। यानी जो 4 ऑप्शंस है उसमें से किस देश के साथ भारत का महाकाली संधि है। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन बी के साथ, नेपाल। और यह भी जान लें कि महाकाली कोई जो है काली माँ की बात नहीं हो रही है, माँ काली की बात नहीं हो रही है नदी की बात। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें मित्रों कि महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी, और इस संधि के द्वारा महाकाली तथा या शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। और इसी संधि क्षेत्र में शारदा बैराज आता है, आपका टनकपुर बैराज आता है, और जो प्रस्तावित परियोजना है पंचेश्वर वह भी इसी में है। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए जेलेपला, बी लिपुलेख, सी नाथुला, डी सिपकीला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा। और यह भी जान लें कि लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। जबकि नाथुला और जेलपला सिक्किम के हैं, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में दर्रा स्थित है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। यानी जो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सी नदी है जो चंबल नदी के बजाय कहीं और मिलती है। तो ऑप्शन ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, और डी पार्वती। तो करेक्ट आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी चंबल में ना मिलकर के यमुना नदी में आकर के मिलती है। और अगर पूछा जाए कि ये निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, और मिलती कहाँ आकर के, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से। 8वां प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण से आया हुआ प्रश्न है मित्रों,
कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, यानी सबसे बृहद सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला कह रहा जल मंडल, दूसरा जीओ, तीसरा स्थल मंडल और डी जैव मंडल। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जैव मंडल। 9वां प्रश्न आईसीटी से 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मित्रों, तो चारों ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1024 मेगाबाइट्स, यानी 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। 10वां प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, आया हुआ मित्रों यह प्रश्न आपका शिक्षण अभिरुचि से। तो ऑप्शन ए कह रहा उपयोगी सूचनाएं देता है, बी संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, सी विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, डी छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। मित्रों ऑप्शन तो सारे सही हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अच्छा ऑप्शन कौन सा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर दे। 11वां प्रश्न, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। ऑप्शन ए अनुबंधात्मक, बी सैद्धांतिक, सी शाब्दिक, डी प्रत्ययकारी। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी शाब्दिक परिभाषा। ऐसी परिभाषा को जो है शाब्दिक परिभाषा कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इस प्रकार परिभाषा के जो प्रकार हैं वो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। 12वां प्रश्न, वर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान, यानी जब शिक्षण चल रहा हो, शैक्षिक सत्र जब चल रहा हो, तो उस समय कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा संकलनात्मक, बी निर्माणात्मक, सी मानक संदर्भित और डी निकष संदर्भित। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ निर्माणात्मक मूल्यांकन, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन रिसर्च से आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा ऐसा अनुसंधान है जिससे जो निष्कर्ष निकलता है वो हर परिस्थितियों में सामान्यीकृत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए कह रहा ऐतिहासिक अनुसंधान, बी वर्णनात्मक अनुसंधान, सी प्रायोगिक अनुसंधान, डी कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ ऐतिहासिक अनुसंधान अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च। 14 नंबर प्रश्न, तेलंगाना उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमा कोहली, और इनकी नियुक्ति हुई मित्रों 7 जनवरी 2021 को। मित्रों उच्च न्यायालय की जितनी संख्या है भारत में, यानी टोटल 25, यह आपको याद होना चाहिए। और यह भी याद होना चाहिए कि शुरुआत में कितने न्यायालयों का गठन किया गया था पूरे भारत में। तो 3 न्यायालय थे, और इसको आप गहराई से पढ़ लीजिएगा। बाकी चौथे नंबर पर जो है 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। उससे पहले मुंबई, मद्रास और बम्बई में जो है न्यायालयों का गठन 1862 में हुआ था। 15वां प्रश्न, 3 मार्च से 27 मार्च तक 2021 के मध्य अल धब्रा एयरबेस यानी UAE में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास, जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 6, में पहली बार प्रतिभाग लेगा। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें से ऑप्शन डी के साथ भारत, यानी इसमें पहली बार भारत, डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार भारत इसमें भाग लेने जा रहा है। बाकी UAE, फ्रांस और दक्षिण कोरिया पहले से इसमें भाग लेते रहे हैं। 16वां प्रश्न,
भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा? या मित्रों प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दोहराव हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 2021-22, यानी 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी 1998-99, वर्ष 1998-99 में ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ था। 18वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए 1997-98, बी 1998-99, सी 1999-2000 और डी 2000-2001। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी। 19 नंबर प्रश्न, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? इंडियन मतलब भारत के लोग और अनरेस्ट का मतलब बेचैनी, यानी उनके दुख। तो इसको लिखने वाले कौन थे ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, वैलेंटाइन शिरोल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये। 24 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? देखिए प्रैक्टिस सेट में अक्सर बंगाल विभाजन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको गहराई से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन ए कह रहा सर एंड्रूज फ्रेजर, बी एच रिजले और सी ब्रोड्रिक और एटी एरुंडेल है आपका ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सर एंड्रूज फ्रेजर। थोड़ा सा बता दिया जाए इनके बारे में। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर इनका पूरा नाम था, एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और 1903 से लेकर 1998 तक ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम किए थे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शंस को पढ़ दिया जाए मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ऑप्शन ए कह रहा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में, बी शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में और सी एशियाई खेल 2026 नगोया में और डी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ मित्रों, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में ना होकर के अपने देश यानी इंडिया यानी भारत में होना है। 22 नंबर प्रश्न, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? यानी जो पिरामिड बना होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो वो कब जो है उल्टा हो जाता है, प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है वन, बी तालाब, सी घासीय स्थल, डी शुष्क स्थल। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र जो है का पिरामिड उलटा हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कह लें आप या सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए कह रहा भीतरकनिका, बी सुंदरबन, सी गहीर माथा और डी मन्नार की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन डी के साथ, मन्नार की खाड़ी, और यह तमिलनाडु जिले के रामनाथपुर जिले में स्थित है। टोटल द्वीपों की संख्या इसमें है 19, पहले 21 था लेकिन अब 19 द्वीप हैं। 24 नंबर, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खेद की बात है कि इसका ऑप्शन सही जाएगा डी। और ऑप्शन डी सही क्यों है मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको कि लोकसभा जनता की सभा है, आप जानते ही हैं। इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव होता है और इसके जो अधिकतम सदस्य थे उनकी टोटल संख्या थी 552, जिसमें 530 राज्यों के,
20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन से। लेकिन अब हुआ क्या कि 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इसलिए ऑप्शन इसका कोई भी सही नहीं है, नहीं तो पहले 552 हुआ करता था। 25 नंबर प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्याय अभिकर्ता और डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर गया ऑप्शन बी के साथ एडवोकेट जनरल, और इसको हिंदी में महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो महान्यायवादी क्या होता है मित्रों? महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार को जो है परामर्श देता है कानूनी विषयों पर, और महाधिवक्ता राज्य सरकारों को। 26 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी आपको बताना है कि ये राज्य सूची में है या संघ सूची में है या समवर्ती सूची में है या किसी भी सूची में इसको स्थान नहीं मिला है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, समवर्ती सूची में। यानी भारत संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय केंद्र के लिए भी है और राज्यों के लिए भी है, दोनों अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। 27 नंबर, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा और डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ अप्रत्यक्ष मतदान से। 28 नंबर प्रश्न, अनात्मवाद सिद्धांत है? ऑप्शन ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का और डी जैन दर्शन का। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ बौद्ध दर्शन का। और यह भी जान लें कि इस सिद्धांत को जो है, इस वाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? काफ़ी सरल प्रश्न है मित्रों, लेकिन गलती से आप गलती कर सकते हो, ऑप्शन गलत हो सकता है आपका। तो ऑप्शन ए है मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ गुप्त। और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें मित्रों कि नालंदा जो है एक विख्यात बौद्ध पीठ था या विश्वविद्यालय था, और कहाँ था? बिहार में राजगीर के निकट था। और 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, और सबसे पहले कुमारगुप्त फर्स्ट ने बौद्ध विहार के लिए दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य आदि गुप्त शासकों ने इसको जो है समृद्ध किया। 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न से पहले मित्रों रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मित्रों में भी शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? इस प्रश्न को पहले समझ लें मित्रों कि इसमें से चारों में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से किसी विद्वान ने कहा था कि जो अच्छा शासन है, कितना भी अच्छा शासन हो, लेकिन अगर वह स्वशासन नहीं है, यानी अपना राज्य नहीं है, स्वराज नहीं है, तो वो जो है अच्छा नहीं हो सकता। स्थानापन्न का मतलब होता उसके स्थान पर, यानी स्वशासन से अच्छा शासन दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ स्वामी दयानंद। और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें मित्रों कि दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे और स्वदेशी के लिए वो जो है परेशान रहते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।